नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में सबको बताया था कि मैंने कुछ स्वनिर्मित कहानियां लिखी हुई हैं और मैं इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपके साथ उसे शेयर करूंगी। तो आज मैं कहानी लेकर आई हूँ। जो लड़की जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी सहेली थी और हम एक ही विद्यालय में पढ़ाया करते थे। तो उसका पूरा जीवन, जैसे मैंने उसे जाना, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, उसका उसका पूरा जीवन जहां तक मेरे सामने बीता, वो सारा उसका जीवन मैंने एक कहानी के रूप में लिख दिया है और पूरी कोशिश की है कि ये एक संपूर्ण कहानी की तरह प्रतीत हो। और जैसा भी आपको लगे, अच्छी लगे, मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। मेरी कहानी का टाइटल है नीता और मैं अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नीता नाम को सार्थकता देती सी प्रतीत होती थी। वह सुंदर, सुशील, सारे गुण थे नीता के अंदर। हम एक ही विद्यालय में हम अध्यापन कार्य करते थे। राजस्थान के एक छोटे कस्बे के मध्यम वर्गीय परिवार की सुशील बहू थी नीता। हम दोनों एक साथ कार्य करते थे। जो स्कूल जिसमें हम पढ़ाते थे वो एक प्रकार का प्ले स्कूल था, खेल विद्यालय ही था। एक वही तो थी जिसने विद्यालय की समस्त जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले रखा था। विद्यालय की अधिकतर गतिविधियां और कार्यभार वह नीता ही संभालती थी। वह प्रधानाचार्य जी का दायां हाथ की तरह थी। प्रधानाचार्य जी के पति जो एक बैंक में थे और पत्नी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थी। नीता ने अपनी व्यवहारिकता में जैसे समस्त वातावरण को सकारात्मकता का संचार कर दिया था। 1999 से लेकर आज तक उसकी कार्यकुशलता और व्यवहार मेरे स्मृति पटल में एक स्थायी स्थान बनाए हुए है। उस विद्यालय में 5 अन्य अध्यापिकाएं भी थी, लेकिन नीता सबसे अधिक सक्रिय, चुस्त और कुशल थी। अपनी कोमल भावनाओं एवं ज्ञान के बल पर वह मेरी सबसे अच्छी सहेली बन गई थी। नीता मेरी सहेली कम और निर्देशिका ज्यादा थी। हमेशा निर्देश देती रहती थी, मैडम ऐसे मत करो, मैडम ऐसे मत करो, मैडम आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इस प्रकार वह मुझे हमेशा निर्देश देती सी प्रतीत होती थी, इसीलिए वो मुझे अपनी सहेली कम और निर्देशिका ज्यादा लगती थी। वह एक लंबी, छरहरी, सांवली, सलोनी, तीखे नयनक्ष, काले बाल गहरे, जो उसकी पीठ पर मानो काली घटाओं के समान हमेशा छाए रहते थे। जब जब गीले होते नीता उन्हें साड़ी के पल्लू से ढकना नहीं भूलती थी। सिर पर पल्ला रखना जैसे उसकी समस्त जिम्मेदारियों में ही सम्मिलित था। जैसे ही वह प्रवेश करती, जैसे ही वह जल्दी से, बहुत फुर्तीली थी, जैसे ही वह विद्यालय में प्रवेश करती, अपने गीले काले बालों को जैसे सूखने का निर्देश देती थी। कुछ समय के लिए वह अपना पल्लू बालों से हटाती, जब उसके बाल सूख जाते तो वह फिर से उन्हें पल्ले से ढक लेती थी। एक असीमित तेज और ऊर्जा का संचार हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देता था। नीता का पारिवारिक जीवन बहुत सुखद था। विधवा सास, पति और 2 बच्चे। उसके 2 लड़के थे, उस समय 3 और 5 वर्ष के रहे होंगे। सुनीता के परिवार में सुखों की कमी नहीं थी, ना पैसे की कमी थी, ना प्रेम की कमी थी। एक प्रेम करने वाला पति, ममतामयी सास थी जो स्वयं निसंतान थी। उसने सुनीता के पति को गोद लिया हुआ था। नियम की बहुत पक्की थी, किसी के घर का वह पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, ममतामयी थी। नीता की ऊर्जा और सकारात्मकता का माध्यम मेरी दृष्टि में उसकी सास ही थी।
क्योंकि जब हमें कोई प्रेम से कोमल भावनाओं के साथ हमें अपने साथ रखता है, अच्छा व्यवहार करता है, ममता मिलती है, प्यार मिलता है, तो हम हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और हमेशा सकारात्मकता हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। मध्यांतर में कभी कभी नीता मुझे अपने घर ले जाया करती थी, तब सास उसे गर्म दूध पिलाती और सुनीता एक दो काम जल्दी से कर देती थी और मुझे भी खाने के लिए कहती, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी। नीता के काम समाप्त करने में 10-15 मिनट हमारे वो खत्म हो जाते और हम फिर से स्कूल में पहुंचते। सुनीता से जो मेरी मित्रता थी किसी को नहीं भाती थी, लेकिन उसका एक बहन की तरह मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे रक्षित करना, बुरे और अच्छे दोनों ही प्रकार के भावों से मुझे भर देता था। क्योंकि जब भी मेरी गलती मुझे बताती, बुरा लगता था कि मैंने गलती की और पहले ही कह देती थी, बुरा मत मानना मैडम। और जैसे ही वह फुर्ती से मेरी कक्षा में प्रवेश करती, जहां भी मेरा पीरियड होता, मैं पढ़ा रही होती थी, वह तेजी से आती मेरी क्लास में, क्योंकि मुझसे सीनियर थी तो उसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आती और मुझे तुरंत निर्देश देने लगती, मैडम ऐसे कीजिए, मैडम ऐसे कीजिए। जो बातें उसने मुझे सिखाई वो आज भी मेरी विरासत है। अक्षर से लेकर अल्फाबेट से लेकर छोटी छोटी बातें उसने मुझे बारीकी से समझाई थी, तो वो आज भी मेरी धरोहर है, विरासत है। शायद जीवन भर वो मेरे चीजें वो काम आएंगी और मैंने भी पूरा प्रयास किया है मैं अपने छात्र छात्राओं में उस चीज को सिखाने का। सुनीता अपने पंजाब की बातें मुझे बताती थी। वह पंजाब से बिलोंग करती थी और अध्यापन कार्य, वहां भी वह अध्यापन कार्य करती थी। नीता को छोटे कस्बे में जो उसको नौकरी का जो कार्य उसे मिला हुआ था वो उसे बखूबी निभाती थी और पंजाब में भी वह अपना अध्यापन कार्य बड़ी कुशलता से करके आई थी। छोटे बच्चों को उसे संभालना बहुत अच्छी तरह से आता था। मैं उससे हमेशा कहती थी, क्योंकि वह बहुत सलीके से साड़ी पहनती थी, मैं उसे हमेशा कहती थी कि मुझे भी साड़ी पहनना सिखा दीजिए, तो मुझे वह वादा करती थी कि मैं आपको भी मैं साड़ी पहनना सिखा दूंगी। अपनापन सा था उसकी बोली, ऐसा लगता था जैसे अपनी बातों से वह मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। पंजाब में उसके 2 भाई बहन थे और उसके माता पिता नहीं थे, वो स्वर्गवासी हो गए थे और 2 भाई बहनों की शादी की चिंता, उनके विवाह की चिंता उसे हमेशा सताती थी, लेकिन वह हमेशा खुश मिजाज रहती थी और मुझे भी खुश रहने के लिए कहती थी। स्वयं हंसमुख थी और मजाक करना उसका स्वभाव था। जब छोटे छोटे बच्चे हमें चारों तरफ से घेर लेते थे और माँ के सदृश हमसे चिपक जाते थे, हम सुनीता हमेशा मजाक किया करती थी, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। 1999 का अंत और मेरा चुनाव राजस्थान बीएड के लिए हुआ। विद्यालय में मुझे फेयरवेल समारोह और उपहार दिए गए, लेकिन नीता ने उसमें रुपए कंट्रीब्यूट नहीं किए। उसने मुझसे कहा, मैम मैं आपको अपने घर पर पार्टी भी दूंगी और उपहार भी दूंगी, आप मेरे साथ चलिएगा। जब फेयरवेल समारोह समाप्त हुआ, सुनीता मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। वहां उसकी सास ने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया और एक सुंदर डायरी और पेन मुझे उपहार में दिया। इसके बाद मैंने विदाई ली। उसके बाद मैंने भी अपने समस्त स्टाफ को अपने घर पे बुलाया, इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए कि उसके बाद तो मुझे ट्रेनिंग के लिए चले जाना था। तो मैं चाहती थी कि एक बार मेरा पूरा स्टाफ मेरे घर आए और मैं भी उन्हें चाय पर उन्हें आमंत्रित करूं। उसके बाद सारा स्टाफ मेरे घर पर आया। नीता ने मम्मी की हमेशा की तरह बहुत सहायता की। नीता ने एक बहू के सदृश मेरी मम्मी की सहायता की और वादा किया कि आपकी बेटी की शादी में मैं आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बेटी की शादी में मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करना। इसी के साथ सब विदा हो गए। 2001 में मैं बीएड करके वापस लौटी।
मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी जो प्राइमरी स्कूल था। वह विद्यालय उस एकेडमी के सामने था जिसमें मैं और नीता कार्यरत थे। नीता आज भी वहां पर पढ़ा रही थी, जॉब कर रही थी। एक दिन मैं नीता से मिलने उस एकेडमी में जा पहुंची, लेकिन नीता ने मुझसे ढंग से बात नहीं की। उस समय नीता तीसरी बार गर्भवती थी और मुझे ये महसूस हुआ कि इस अवस्था में हो सकता है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर उसका मन अच्छा नहीं है, तो मुझे इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर पा रही है। हो सकता है, मैंने अन्यथा नहीं लिया। मन को जैसे धक्का सा लगा। नीता ने नाराजगी भी प्रदर्शित की और कहा, आजकल आप उस विद्यालय में। वह उस दिन भी मुझे घर ले गई, लेकिन वह रुख नहीं था जो मेरा बीएड की ट्रेनिंग पे जाने से पहले हुआ करता था। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि नीता की नाराजगी की वजह क्या है। मैंने 1 महीने बाद रिजाइन कर दिया कि मुझे कुछ निजी कार्य था और मुझे उस विद्यालय का माहौल कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था। इसलिए मैं और मेरी बहन दोनों हम उस विद्यालय में कार्यरत थे और हम दोनों ने ही वहां से रिजाइन कर दिया। नीता ने मुझे बताया कि मैडम बताया भी था कि मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उस समय लोग वहाँ के माहौल के बारे में कुछ बात भी करते थे कि यहाँ का स्टाफ ठीक नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। और अक्सर सुनीता मुझे वहां पर जाने से मना करती थी कि उस विद्यालय में आप मत जाइए। जब मैंने स्कूल छोड़ा तब वहां के ऑनर, जो जिस स्कूल में मैं पहले सुनीता के साथ कार्यरत थी, वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि फिर से मैं उनके स्कूल में लौट आई हूँ और नीता भी बहुत प्रसन्न थी कि मुझे हैरानी थी, मैम आप ये स्कूल छोड़कर वहां क्यों चले गए। उस समय मुझे समझ में आया कि नीता की वास्तविक नाराजगी की वास्तविक वजह क्या है। उसके बाद मैंने एक माध्यमिक विद्यालय ज्वाइन कर लिया, फिर कॉलेज। एक दिन में 2 शिफ्ट में मैं पढ़ाती थी। 2 घंटे के लिए मैं कॉलेज जाती थी और फिर सेकंड शिफ्ट में मैं स्कूल में पढ़ाती थी। सुनीता से मिलना जुलना जैसे मेरा समाप्त सा ही हो गया था। उस स्कूल में जहां सुनीता वर्किंग थी, पढ़ाती थी, वहां पर मेरी भाभी ने ज्वाइन कर लिया था। उस समय उनकी एक बेटी थी। सुनीता उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा मेरी भाभी से कहा करती थी कि मैम आपके जैसी ही गुड़िया लेकर आऊंगी। इसीलिए शायद वो तीसरी बार गर्भवती हुई थी, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। सन 2004 की बात है। मेरे घर के सामने सरकारी अस्पताल था। एक दिन वहां खूब भीड़ लगी थी। हम छत से सब कुछ देख रहे थे। डॉक्टर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। भीड़ जमा थी। पूछने पर पता चला कि कोई महिला यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी और गलत नस कट जाने की वजह से उसका बहुत खून बह गया। उसे दूसरे शहर में रेफर कर दिया गया है, लेकिन वो नहीं बच सकी। हमने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला। जब मेरी भाभी मुझे मिली तो उसने बताया कि आज हमारा स्कूल बंद है, क्योंकि वो कोई और नहीं, नीता ही थी जो उस समय हो अस्पताल में मेरे घर के सामने खून से लथपथ घंटों तक अपनी सहेली का इंतजार करती रही। और गांव के माहौल में भाभी ने मुझे बताया कि वह सुनीता नहीं बची है, नीता नहीं बची है। तो गांव के माहौल में सब ये कहते रहे कि डिलीवरी केस में गई है और जो लड़कियां हैं उन्हें वहां जाने की अब इजाजत नहीं है और उन्हें अनुमति नहीं है कि वे वहां पर जाएं। और भाभी ने मुझे बताया कि नीता हमेशा कहा करती थी कि आप जैसी ही गुड़िया लेकर आऊंगी मैडम। और ऐसे कहते कहते मेरी भाभी की आंखें भर गई। भगवान को भी वह खुश रखने वालों में से थी, सबको खुश रखने वाली, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली। शायद ईश्वर को भी उसका स्वभाव भा गया था, इसीलिए तो उसने बहुत जल्दी उसे अपने पास बुला लिया।
गांव के वातावरण में हम बिना अनुमति के उनके घर नहीं जा सके। काफी समय बाद मैं अपनी मम्मी के साथ जब शोक प्रकट करने गई तो मैंने देखा नीता के सपनों का मंदिर, जहां वह एक लक्ष्मी बनकर आई थी, उसकी बागडोर किसी और ने ही संभाल ली थी। उसका पति दूसरी शादी कर चुका था, जिसकी 2 बड़ी बड़ी लड़कियां थी। नीता के बेटों को बहनें तो मिली, लेकिन दूसरी माँ से नीता को तीसरा भी बेटा ही हुआ था। जिस गुड़िया के लिए उसने दुआएं मांगी थी, उसके बाद भी उसे बेटा ही पैदा हुआ, बेटी नहीं हुई। नीता की दुनिया को किसी और ने अपना आशियाना बना लिया था। मुझे आज भी याद है, मुझसे ज्यादा नहीं देखा गया था और मैं जल्दी से उनके घर से वापस आ गई। आज भी नीता जिंदा है मेरे दिल में, उस डायरी में, उस पेन में, और आज भी मेरे पास जो रखी है उसकी उन तस्वीरों में, जो मैंने उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए बच्चों के साथ खिंचवाई थी। आज उस बात को 23 साल बीत चुके हैं। नीता मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। मेरी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और कभी ना भूलने वाली यादें छोड़कर। ये थी मेरी सहेली नीता की कहानी। उसका पूरा जीवन, जो जहां तक मैंने उसे देखा था, जाना था, उसे कहानी के रूप में लिखने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।